सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये सभी जो दृश्य हैं प्रकृति के उपादानों से ही जुड़े हुए हैं। आपको ये जो पेड़ दिख रहे हैं, वो भी जो सूरज दिख रहे हैं, जो पक्षी दिख रहे हैं, ये सब चीज़ प्रकृति के उपादान हैं और इनसे मिलकर ही हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण बनता है। आप लोग देखते होंगे कि हम जब उगते हैं तो हम कहीं न कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कहीं समुद्र के किनारे या फिर पहाड़ों पर या फिर कहीं झरनों के पास। ठीक है, तो ये हमारे मन को एक तरह से मतलब हमारे मन के दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। जो प्रकृति है हमारे मन को सुखद अनुभूति प्रदान करती है। तो इसलिए जो प्रकृति है, उस प्रकृति का बहुत सारे कवियों ने वर्णन किया है। उन्हीं में से एक कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ये आपके कक्षा के का 8वां पाठ है, शाम एक किसान। ये हैं सर्वेश्वर दयाल जी और इनका जो जन्म है बच्चों, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, बस्ती जिला में, और 1927 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। ठीक है, जैसे अभी पत्रिकाएं निकलती हैं ना प्रतिदिन, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, वैसे ही ये भी पत्रिकाएं होती थी, लेकिन इन पत्रिकाओं में अंतर ये था कि ये मंथली निकलती थी, मासिक पत्रिकाएं होती थी या त्रैमासिक। ठीक है बच्चों, इनका जो देहांत है वो 1983 में हो जाता है और इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी। ठीक है, कई विधाओं में लिखी, जैसे इन्होंने उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखा और कहानी भी लिखा। अब इनकी जैसे जो काव्य रचनाएं हैं, काव्य है इनका काठ की घंटियाँ, बाँस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगी लोग। ये इनकी कविताओं का संग्रह है। इनका जो नाटक है वो है बकरी, अब गरीबी हटाओ। ठीक है, ये इनका नाटक है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, जो कि हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है बच्चों। तो अब हम देखते हैं कि जो कवि हैं वो प्रकृति का वर्णन क्यों करते हैं। जैसा कि अभी आप देखेंगे सर्वेश्वर दयाल जी ने जाड़े की शाम का वर्णन किया है। क्यों किया है? क्योंकि एक बार ये जाड़े की शाम में घूम रहे थे और घूमने के दौरान इन्होंने जंगल में गए होंगे, जहाँ देखा होगा नदी है, पहाड़ है, पेड़ है, और वहाँ पर इनके मन में कुछ बिंब आए होंगे। उन्हीं बिंबों को उन्होंने कविता का रूप दे दिया। ऐसे यही नहीं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी कभी जाइए, कहीं पर घूमिए और उसको बहुत सूक्ष्मता से देखिए, तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदरता नज़र आएगी। ठीक है, आप कभी कभी देखते हैं आसमान में जो बादल उड़ते रहते हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद बादल नीले छोटे छोटे टुकड़ों में रुई जैसे उड़ते हैं। तो आप उनमें कभी कभी चित्रों की कल्पना कर सकते हैं। कभी जो बादल उड़ रहा है वो घोड़े की शक्ल का हो सकता है, कभी उसमें कोई मनुष्य का शक्ल दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसे ही हर आदमी की अपनी कल्पना होती है। तो कवि ने यहाँ अपनी कल्पना की है। जैसे सुमित्रानंद पंत जी हैं बच्चों, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी वर्णन किया है। प्रकृति के बहुत ही बड़े कवि हैं वो, और उन्होंने जो वर्णन किया, उनकी एक रचना है नौका विहार। एक बार वे जाते हैं एक रियासत में जिसका नाम होता है काला काकर और वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपने सेवक को कहा कि इनको गंगा जी में नौका विहार करवाइए। और पंत जी जाते हैं नाव में बैठकर, रात्रि के समय, शाम के समय गंगा जी में नौका विहार करते हैं। और नौका विहार करते करते ही उनके मन में कल्पना जगी और उन्होंने नौका विहार नाम से एक लंबी कविता ही लिख डाली। वैसे ही हम जब भी कुछ भी रचना करते हैं, कोई भी आविष्कार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ बिंब उभरते हैं और फिर उसके बाद हम उन कल्पनाओं के सहारे ही हम बिंबों को एक रूप दे देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि अब ये जो कहानी है, सॉरी, ये जो कविता है बहुत ही मनोरम है। इन्होंने प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि जैसे दृश्य हमारे
सामने ही चल रहे हों। ठीक है, शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पर कवि ने पहाड़ को देखा, और किस रूप में देखा? किसान के रूप में। मतलब अब यहाँ पर समझिए कि जो सबसे ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहने वाला मनुष्यों में सबसे ज़्यादा जो नज़दीक रहने वाला वर्ग है वो है किसान वर्ग। प्रकृति के, वो हमेशा प्रकृति से उसका जुड़ाव रहा है। तो यहाँ पर इस कारण से उन्होंने किसान को ही प्रतीक के रूप में लिया है। अब उनका कहना है कि जो ये पहाड़ है, ये पहाड़ की जगह पर ये किसान बैठा हुआ है, और जो बादल है वो किसान की पगड़ी की तरह है, वो किसान की पगड़ी की तरह है। और जो सूरज पश्चिम में डूबने वाला है वो किसान के चीलम की तरह है, जिसको वो बैठा पी रहा है। चीलम मतलब होता है बच्चों एक मिट्टी का जैसे मेहंदी लगाने के लिए होता है कौन, उस तरह से होता है, तो उसमें तंबाकू पीते हैं। तो मतलब क्या है बच्चों कि किसान जो है, जो पहाड़ है वो किसान है, उसको माना है कवि ने, और उसने आकाश का पगड़ी बांध रखा है और वह सूरज की चीलम को पीता हुआ बैठा हुआ है। अब आगे देखते हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब बच्चों देखते हैं कि जो नदियाँ निकलती हैं पहाड़ में घाटियों को काट करके निकलती हैं, मतलब पहाड़ की तलहटी से निकलती हैं। तो कवि ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि जो नदी है वो जो किसान रूपी पहाड़ है उसके लिए चादर का काम कर रही है। जैसे उन्होंने चादर की तरह उसके पैरों को ढक रखा है। और जो उस पहाड़ के सामने एक जंगल है, किसका? पलाश के वन का। पलाश मतलब होता है बच्चों टेसू या तो ढाक। तो ढाक का जो जंगल होता है या पलाश का, आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मानो आग लगी हुई हो। तो जो पलाश का वन है वो ऐसा लग रहा है मानो अंगीठी किसान ने अपने सामने रख रखी हो जाड़े से बचने के लिए। अब क्या है बच्चों, ये आपको इसमें दृश्य दिख रहा है, जैसे ये पहाड़ है तो ये पहाड़ ऐसे है, और ये जो ऊपर आसमान उड़ रहा है ये इसकी पगड़ी की तरह काम कर रहा है। सामने जो सूरज है वो इसकी कवि ने चीलम के रूप में कल्पना कर दी है। और जो ये पहाड़ से नदियाँ निकल रही हैं इसको मान लिया है कि ये चादर का काम कर रही हैं किसान के लिए। और इधर जो वृक्ष हैं ये बच्चों जंगल की मतलब जो पलाश का जो जंगल है वो अंगीठी के समान किसान के सामने रखी हुई है, जिससे कि वो ठंड से बचने का प्रयास कर रहा है। ये होता है बच्चों चीलम। ये होता है आग का दहकन, मतलब जब आग बिल्कुल लाल लाल हो, बिल्कुल एकदम भड़का हुआ हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब क्या है बच्चों कि सूर्य पश्चिम में डूबने को है, पश्चिम दिशा में पहुंच गया है, और अंधकार जो है वो पूर्व दिशा में आ चुका है। किसकी तरह? भेड़ों के गले सा, भेड़ों के झुंड की तरह। भेड़ जो है बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं बच्चों, इसलिए कवि ने भेड़ों से अंधकार की तुलना की है। बिल्कुल आकर के वो सिमट करके बैठा हुआ है। अचानक बोला मोर। क्या बोला? जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? अब क्या है कि अभी तक बिल्कुल शांत माहौल था। किसान बैठा था बिल्कुल निश्चिंत होकर, दिन भर खेतों में काम किया था और वो बैठकर अपनी थकान को दूर कर रहा था। चादर ओढ़े हुए है और आग के सामने बैठा हुआ है, अंगीठी में जला के आग को। फिर क्या होता है कि अचानक इतने में वहाँ की शांति भंग होती है। अचानक बोला मोर, अचानक मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? अचानक उस जंगल में, उस पहाड़ पर मोर बोलता है, और मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने आवाज़ दी, किसी ने उस पहाड़ रूपी किसान को आवाज़ दी। तो अगर हम दूसरे रूप में देखें तो उस किसान को उसकी माँ ने या पत्नी ने आवाज़ दी, सुनते हो, सुन रहे हो? तो इससे वह एकाएक
जो नीरवता व्याप्त थी, जो शांति व्याप्त थी, वो टूटती है और वह चीलम को उलट देता है। चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चीलम को औंधा कर दिया मतलब उल्टा कर दिया और धुआं उठा। धुआं उससे उठता है क्योंकि आग जल रहा हो तो आग जब आप बुझाने लगे तो उसमें से धुआं उठता है। तो उस धुएं की कल्पना की है कवि ने अंधेरा से। और जब जो सूरज है वो औंधा हुआ मतलब पहाड़ के नीचे चला गया, पहाड़ के पीछे छिप गया, तो फिर अंधेरा छा गया। मतलब धीरे धीरे अंधकार छा गया। जैसे ही मोर बोला, किसान हड़बड़ाया, तो उससे क्या हुआ कि सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। ये है बच्चों भेड़ों का झुंड। इस तरीके से भेड़ों का झुंड रहता है। आगे देखते हैं। जब आप देखिए कि ये चाँद है, ये चाँद तब निकलता है जब रात्रि होती है। तो रात्रि के लिए और दिन के लिए बहुत ही ज़रूरी है सूर्य। तो सूर्य क्या है कि सूर्य जब निकलता है चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, और जब सूर्य डूबता है तभी चंद्रमा का अस्तित्व होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने उसका जो सारांश है वो है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कवि ने प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं का मानवीकरण किया है। मानवीकरण से मतलब है निर्जीव वस्तुओं का सजीव की तरह वर्णन करना। जैसे कवि को पहाड़ सारा दिन खेत में काम करके आया एक किसान जैसा दिख रहा है, जो पूरा दिन काम करने के बाद थक कर बैठा हुआ है। तो मतलब ये किसान जो है एक रूपक है। ठीक है, रूपक मतलब होता है बच्चों जहाँ पर बिल्कुल ही एक समान मान लिया जाए, मतलब तुलना न की जाए, बिल्कुल उसी के जैसा मान लिया जाए। ठीक है, सीधे आरोप मान लिया जाए। और तुलना जहाँ पर होगा वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। ठीक है, जहाँ पर सी लग जाए, ठीक है, वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे नदी चादर सी, तो ये क्या है, उपमा है। तो बच्चों क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारी कई जोड़ियाँ हैं। जैसे आसमान और किसान के सिर पर बंधे साफे मतलब पगड़ी की, फिर ढलते सूरज और किसान की चीलम यानी हुक्के की, नदी और किसान की घुटनों पर पड़ी चादर की, पलाश के फूलों और अंगीठी की, अंधकार और भेड़ों के गले की। ठीक है बच्चों, तो ये सब हैं। तो ये इसके शब्दार्थ हैं। आकाश, आसमान, साफा सिर पर बांधने का वस्त्र, चीलम मिट्टी का तंबाकू पीने का साधन, दहक मतलब सुलग, पलाश मतलब टेसू, अंगीठी जिसमें आग जलाई जाती है, अंधकार अंधेरा, पूर्व एक दिशा है, सिमटा मतलब इकट्ठा होकर के सिकुड़ के बैठा है, और गले मतलब झुंड होता है। ठीक है बच्चों, फिर हम इस क्लास को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।